हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट सोमा। तो कैसे हैं आप सब? अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं आज की कहानी का भाग 13। ईशानी फंसी लिफ्ट में। वह लड़की ईशानी को बुरा भला कहकर सिक्योरिटी को बुलाने लगी। उसके इतना शोर मचाने से कुछ लोग भी वहां इकट्ठे हो गए। उनमें से एक आदमी कहता है, क्या हुआ मिताली मैडम? वह लड़की जिसका नाम मिताली है ईशानी की तरफ इशारा करते हुए बोली, यह लड़की ना जाने कौन है और पता नहीं कैसे ऑफिस में घुस आई। यह सिक्योरिटी गार्ड कहाँ है? वह फिर से सिक्योरिटी को बुलाने लगी। तभी दो गार्ड्स वहां आते हैं। ईशानी चुपचाप वहां खड़ी यह सब ड्रामा देख रही थी। मिताली गार्ड से कहती है, ये किस तरह तुम अपनी ड्यूटी करते हो? कोई भी मुंह उठाए ऑफिस के अंदर घुस आता है। लगता है तुम्हारी कंप्लेंट सर से करनी पड़ेगी। वह गार्ड मिताली के सामने सिर झुकाकर बोला, मैडम, हम अपनी ड्यूटी पूरी जिम्मेदारी से करते हैं। बिना अपॉइंटमेंट के हम किसी भी अनजान व्यक्ति को अंदर नहीं आने देते। मिताली ईशानी की तरफ इशारा करते हुए कहती है, तो फिर यह लड़की अंदर कैसे आई? जैसे ही गार्ड ईशानी की तरफ देखते हैं, वह फौरन पहचान जाते हैं कि वह आदित्य के साथ आई है, क्योंकि आदित्य की गाड़ी का दरवाज़ा उस गार्ड ने ही खोला था। वह ईशानी को देखकर जैसे ही मिताली से कुछ कहने को होता है, मिताली उसे उंगली दिखाते हुए कहती है, देखो, तुम इस लड़की की शक्ल पर मत जाना। यह देखने में ही भोली है मगर है बहुत चालाक। यह जानबूझ के मुझसे टकराई और मेरे पूछने पर कहने लगी कि ऑफिस देख रही है। उसकी इस बात पर ईशानी भी तेज आवाज में बोली, पहली बात तो यह है कि मैं आपसे नहीं टकराई, बल्कि आप अपने फ़ोन में देख रही थी, ना कि रास्ते पर, जिससे हमारी टक्कर हो गई। दूसरी बात यह है कि गलती आपकी है जो आपका ध्यान रास्ते पर ना होकर अपने फ़ोन पर था। और तीसरी बात यह है कि अपनी गलती ना होने पर भी मैंने आपको सॉरी बोला, पर आप उल्टा मुझ पर ही चिल्ला रही हैं। उसकी बात सुनकर तो मिताली का चेहरा गुस्से से काला ही पड़ गया। वह ईशानी से बोली, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? सारी गलती मेरी ही है, तुम्हारी कोई गलती नहीं। ईशानी बोली, अभी पता चल जाएगा कि गलती किसकी है। और वहां लगे सीसीटीवी कैमरे की तरफ इशारा करते हुए बोली, इस कैमरे में सब रिकॉर्ड हो गया होगा, तो अभी पता कर लेते हैं कि गलती किसकी है। मिताली को ईशानी से इस जवाब की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए वह थोड़ा डर गई, क्योंकि वह जानती थी कि गलती उसकी ही है। वही अपना फ़ोन चलाते हुए आ रही थी, जिससे वह सामने नहीं देख पाई और ईशानी से टकरा गई। ईशानी ने तो उसे सॉरी भी बोला था, मगर वह अपनी अकड़ में सारा दोष ईशानी पर डालकर उसे नीचा दिखाना चाहती थी। अपनी चोरी पकड़ी जाने पर वह तुरंत बोली, आखिर हम तुम्हारी बात क्यों माने? ना तो तुम इस ऑफिस में जॉब करती हो और ना ही तुम यहाँ की कोई गेस्ट हो, तो हमें अपने ऑफिस के कैमरे की रिकॉर्डिंग तुम्हें दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह गार्ड्स की तरफ देखते हुए बोली, तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो? फौरन इस लड़की को यहाँ से बाहर निकालो। अब तो ईशानी को भी गुस्सा आ गया। वह भी अपने हाथ बांधकर उन गार्ड्स की तरफ देखने लगी। गार्ड्स ने जब ईशानी की तरफ देखा तो वह समझ गई कि ईशानी अब गुस्से में है। वह फौरन मिताली की तरफ देखकर बोले, मैडम, यह मैडम आदित्य सर के साथ आई हैं, तो यह उनकी गेस्ट हैं, इसलिए हम इन्हें बाहर नहीं निकाल सकते। मिताली ने जब यह सुना कि ईशानी आदित्य के साथ आई है तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया, क्योंकि वह आदित्य को पसंद करती थी और जब भी आदित्य ऑफिस में आता था वह किसी न किसी बहाने से बार बार आदित्य के पास जाने की कोशिश करती थी, मगर आदित्य उसकी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखता था। पर आज जब उसे पता चला कि आदित्य इस लड़की के साथ ऑफिस आया है तो उसका गुस्सा दोगुना हो गया। वह ईशानी की तरफ देखते हुए बोली, अगर तुम आदित्य के सर के साथ आई हो तो यह मत समझना कि मिताली को नीचा दिखाओगी। मैं भी यहाँ की एचआर हेड हूँ, तुम्हारी शिकायत मैं ज़रूर करूँगी। यह कहकर वह वहाँ से चली गई। मिताली के जाते ही ड्रामा खत्म हुआ और सभी वापस अपनी जगह पर चले गए। अब ईशानी भी ऊपर आदित्य के कैबिन में जाने के लिए लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। उधर थोड़ी दूर जाकर मिताली ने पलट कर देखा तो सभी वहाँ से जा चुके थे और ईशानी लिफ्ट की तरफ जा रही थी। यह देखते ही मिताली के दिमाग में एक खतरनाक प्लान आया। उसने तुरंत किसी को कॉल किया और उसे कुछ बोलकर अपनी कॉल काट दी। वह ईशानी को देखते हुए अपने मन में बोली, तुमने मिताली से पंगा लेकर अच्छा नहीं किया, अब देखो तुम्हारे साथ क्या होता है।
तुम दोबारा इस ऑफिस में कदम रखने से पहले 10 बार सोचोगी। यही सब सोचते हुए वह वहाँ से चली गई। दूसरी तरफ ईशानी लिफ्ट के सामने खड़ी थी। तभी लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है और ईशानी लिफ्ट के अंदर जाती है। जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होने वाला होता है, किसी का पैर बीच में आ जाता है और दरवाज़ा बंद होने से रुक जाता है। ईशानी देखती है सामने आदित्य खड़ा है। आदित्य ईशानी से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ईशानी उसे बताती है कि मैं कैबिन में बैठे बैठे बोर हो रही थी, इसलिए ऑफिस देखने नीचे आ गई। वह मिताली और उसके बीच हुई बहस के बारे में आदित्य को कुछ नहीं बताती। आदित्य कहता है, ठीक है, चलो मेरे कैबिन में चलते हैं। आदित्य और ईशानी दोनों ही लिफ्ट में आ जाते हैं और आदित्य अपने कैबिन के फ्लोर का बटन प्रेस करता है। उधर मिताली यही सोच रही थी कि ईशानी लिफ्ट में अकेली है। वह मैकेनिक को कुछ पैसे देकर लिफ्ट में गड़बड़ी करवा देती है। जैसे ही लिफ्ट आदित्य के फ्लोर पर पहुंचने वाली होती है, अचानक लिफ्ट रुक जाती है और लिफ्ट की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है। ईशानी घबरा जाती है और पूछती है, यह लिफ्ट को क्या हुआ? ईशानी की बात सुनकर आदित्य कहता है, घबराने की कोई बात नहीं, लाइट चली गई होगी, अभी जनरेटर चालू हो जाएगा तो लाइट आ जाएगी। वह अपने मोबाइल की लाइट ऑन कर देता है, जिससे ईशानी को थोड़ी राहत मिलती है। मगर काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी लिफ्ट चालू नहीं होती तो आदित्य अपने फ़ोन से कॉल करने लगता है, मगर उसके फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहे थे। वह ईशानी से पूछता है, तुम्हारा फ़ोन कहाँ है? ईशानी धीरे से बोली, वह मेरा फ़ोन मेरे पर्स में है और पर्स आपके कैबिन में। ईशानी की बात सुनकर आदित्य उसे डांटते हुए कहता है, फ़ोन पर्स में रखने के लिए नहीं होता, अपने पास रखने के लिए होता है। उसकी डांट सुनकर ईशानी का मुंह बन जाता है। अब आदित्य को चिंता होने लगी थी। उसे अपनी कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उसे तो इन सब सिचुएशंस में रहने की ट्रेनिंग दी गई थी। मगर ईशानी, वह अंधेरे से बहुत डरती थी, यह बात आदित्य जानता था। वह ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाता है, मगर बाहर से कोई भी उसकी आवाज़ नहीं सुनता। तभी अचानक लाइट आ जाती है, मगर लिफ्ट ऊपर जाने की बजाय तेज़ी से नीचे जाने लगती है। इस बार ईशानी डर कर आदित्य के सीने से लग जाती है। आदित्य भी अपनी बाहें उसके चारों तरफ कस लेता है। तभी लिफ्ट फिर से रुक जाती है और सभी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। अब तो ईशानी इतना डर जाती है कि अपना चेहरा आदित्य के सीने में छुपा लेती है और तेज तेज सांस लेने लगती है। आदित्य जब ईशानी की ऐसी हालत देखता है तो समझ जाता है कि ईशानी पैनिक हो रही है। वह ईशानी को शांत करने की बहुत कोशिश करता है, मगर ईशानी उसकी किसी भी बात पर कोई रिएक्ट नहीं करती। आदित्य समझ जाता है कि उसकी कोई भी बात ईशानी के दिमाग तक पहुंच ही नहीं रही। उसके दिमाग में जो डर बैठा है वह उसे कुछ सुनने और समझने ही नहीं दे रहा। अब आदित्य को समझ नहीं आता कि वह क्या करे, इसलिए वह अपने होठ ईशानी के होठों पर रख देता है और उसे किस करने लगता है। आदित्य के ऐसा करने से ईशानी की सांसें उसके अंदर ही घुटकर रह जाती हैं। आदित्य बहुत प्यार से ईशानी के होठों पर किस कर रहा था, जिससे धीरे धीरे ईशानी शांत होने लगी। जब आदित्य को लगता है कि ईशानी अब पूरी तरह से शांत हो गई है, तो वह ईशानी से अलग होकर उसके चेहरे को देखने लगा। आदित्य के किस करने से ईशानी के गुलाबी होठ और भी ज्यादा गुलाबी हो गए। आदित्य का मन किया कि वह एक बार फिर इन होठों को छू ले। अब तक ईशानी को समझ आ गया था कि आदित्य ने उसे शांत करने के लिए किस किया था, और वह भी आदित्य की आंखों में देख रही थी। आदित्य धीरे धीरे ईशानी के ऊपर झुकने लगा। जब उनके होठों के बीच सिर्फ 1 इंच का फासला रह गया था, तभी लाइट आ जाती है और दोनों अपने होश में वापस आ जाते हैं। तभी कोई लिफ्ट का दरवाज़ा खोलता है। सामने एक टेक्नीशियन और मिताली खड़े थे। मिताली को यहाँ ईशानी की बुरी हालत पर हंसने आई थी, पर सामने का नज़ारा देखकर तो उसके तन बदन में आग ही लग गई। सामने ईशानी आदित्य के सीने से लगकर खड़ी थी और आदित्य ने भी उसे कसकर पकड़ रखा था। सामने खड़े आदमी को देखते ही आदित्य गुस्से में बोला, तुम लोग सारा दिन क्या करते हो? तुम्हें लिफ्ट की मेंटेनेंस के लिए रखा गया है, फिर लिफ्ट खराब कैसे हो गई? वह आदमी डरते हुए बोला, सॉरी सर, हम चेक ही कर रहे थे, तभी यह मैडम लिफ्ट के अंदर चली गई। उसकी बात सुनकर आदित्य कहता है, तो तुम्हें यहाँ नो वर्किंग का बोर्ड लगाना चाहिए था। आदित्य की बात सुनकर वह अपना सिर झुका लेता है। आदित्य फिर बोला, तुम्हारी लापरवाही की वजह से किसी की जान भी जा सकती थी। वह आदमी झट से आदित्य के पैरों में गिर गया और बोला,
सॉरी सर, आगे से कभी ऐसी गलती नहीं होगी। प्लीज़ सर, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आगे से हर चीज़ का पूरा ध्यान रखूँगा। आखिरी बार माफ़ कर दीजिए। आदित्य को उस पर तरस आ जाता है। वह उससे कहता है, यह लास्ट वार्निंग है। इसके बाद अगर तुमने कोई भी गलती करी तो तुम्हारी नौकरी तो जाएगी ही, तुम्हें कहीं और भी काम नहीं मिलेगा। वह आदमी अच्छे से जानता था कि प्रताप इंडस्ट्रीज से निकाले गए किसी भी एम्प्लॉय को कहीं भी जॉब नहीं मिलती। इसलिए वह कहता है, सर मैं वादा करता हूँ दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आदित्य ईशानी को लेकर वहाँ से चला जाता है। आदित्य के जाने के बाद वह आदमी मिताली से कहता है, मैडम आज तो मैं बच गया, मगर आगे से मैं आपका कोई भी काम नहीं करूँगा। यह कहकर वह भी वहाँ से चला जाता है। मिताली गुस्से में कहती है, तुम जो भी हो, मैं पता लगा कर रहूँगी आदित्य सर से तुम्हारा क्या रिश्ता है। आदित्य ईशानी को लेकर घर आ जाता है। रात काफ़ी हो गई थी, इसलिए घर में सभी सो रहे थे। वे दोनों सीधा अपने रूम में आ जाते हैं। आदित्य महसूस कर पा रहा था कि ईशानी अब भी थोड़ा घबराई हुई है, इसलिए वह उससे बात करने की कोशिश करता है ताकि वह ईशानी का ध्यान उस हादसे से हटा सके। वह ईशानी से पूछता है, क्या कल से तुम अपने कॉलेज जाओगी? ईशानी बस उसे हाँ में जवाब देकर चुप हो जाती है। आदित्य बात आगे बढ़ाने के लिए उससे फिर से पूछता है, क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड को पता है कि तुम्हारी शादी हो गई है? आदित्य के इस सवाल पर ईशानी एकदम चौंक जाती है। वह सोचने लगती है कि वह आदित्य को क्या जवाब दे। क्या जवाब देगी ईशानी आदित्य को? क्या वह उसे बता देगी कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, या कोई नई कहानी बताकर फिर से आदित्य का दिल तोड़ देगी? जानने के लिए पढ़िए इस कहानी का अगला भाग। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरी इस कहानी का यह भाग? अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।